So hello everyone. As you all know, ये मेरी 6th और लास्ट अटेम्प्ट था एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, वेरी वल्नरेबल। क्या होगा क्या नहीं होगा। 2019 से स्टार्ट करी थी मैंने ये प्रिपरेशन अपनी, फ्रॉम दिस वेरी क्लास, दिस वेरी क्लासरूम। यहाँ पे बैठती थी मैं, हर क्लास में सबसे आगे बैठती थी। फिर मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स नहीं हुए, फिर फाइनली एक बार इंटरव्यू दिया बट फाइनल कट ऑफ से रह गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वाले प्रीलिम्स फिर रह गई मैं, और ये वाला लास्ट अटेम्प्ट था। सो जर्नी तो बहुत लंबी है बट अच्छी है जैसी भी है। तो बॉटम लाइन ये कहूँगी कि यार करते रहो, जैसा भी है जो भी है हो जाएगा अंत में। थोड़ा पेशेंस, परसिवरेंस रखना अपने अंदर और मेहनत करना। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्ट वर्क होता है, वो उसकी एक अपनी जगह है, अपनी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन हार्ड वर्क जो आप घिसोगे, आप रगड़ोगे अपनी कॉपीज़ में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। सो अब सर प्रीलिम्स से स्टार्ट कर दें। पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट कर देते हैं। प्रीलिम्स में बॉटम लाइन में यही कहूँगी कि स्टिक टू बेसिक्स। जो भी बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ये सब इन्हीं पे रहना है। करंट अफेयर्स का एक सोर्स रखना है। मैंने PT 365 रखा था, मंथली मैगजीन्स में नहीं पढ़ पाती थी तो मैंने नहीं पढ़ी। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वही करना, और करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा मत भागना, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है क्या है चीज़ क्या नहीं है। तो एक ही सोर्स रखोगे तो बेहतर रहेगा। न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ना, और उसको PT 365 से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज डेली लगाना। डेली तो मत लगाना, जब भी आपको सूटेबल लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब जा रहे हैं, अब बहुत नज़दीक है अपना, 25 मई को ही है, तो कोशिश करिए कि थोड़े थोड़े टाइम में लगाते रहें उस टेस्ट। और सिर्फ टेस्ट लगाने से मतलब नहीं होता है, उस टेस्ट का एनालिसिस करना कि अच्छा इस टेस्ट में इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलत हुआ है, क्या वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से गलत हुआ है, कि अच्छा ये मुझे क्वेश्चन आता था लेकिन सिर्फ मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था या थी, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। और उन गलतियों को नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना करने की कोशिश करना। तो एक ब्रिक बाय ब्रिक जर्नी होती है। PYQs मतलब बहुत बार अच्छे से देख लेना। अब आप सोचोगे कि PYQs एक दो बार देखने के बाद उनके आंसर्स याद हो जाते हैं। आंसर्स, क्वेश्चन आंसर से मतलब नहीं है। उन स्टेटमेंट्स को बहुत बार पढ़ो। UPSC की स्टेटमेंट्स, टोन क्या होती है, उनको पकड़ो। अब थोड़ा जनरली ट्रेंड चल गया है कि अच्छा किसी स्टेटमेंट में ऑलवेज है, ओनली है, तो ये गलत ही होगा। ऐसा जनरली अब नहीं होता है। थोड़ा उसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट समझ के फिर अपने हिसाब से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। ट्रिक्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स ज़्यादा फॉलो मत करना, अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा रखना। PYQs, टेस्ट सीरीज़, कोशिश करना कि एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में ही टेस्ट सीरीज़ लगाने की कोशिश करें, ताकि आपको पता हो कि टाइम कैसे मैनेज करना है। CSET फॉर एग्जांपल, क्योंकि CSET में बहुत हरी होती है, पता ही नहीं चलता है कि कब समय निकल गया। तो उस वक्त कोशिश करिए कि जैसे भी हो सामने क्लॉक रख लीजिए, वही क्लॉक रखना जो आप एग्ज़ाम सेंटर में ले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे जो हैं उसको मिमिक करने की कोशिश करिएगा। और बस यही है मोटा मोटा रूप। फाउंडेशन के संग अब जैसे यहाँ पे 3 आवर्स की क्लास होती होगी आई गेस आप लोगों की, उसके बाद आपके पास पूरा दिन रहता है। अगर शाम वाला बैच है तो आपके पास तब भी बहुत इनफ समय होता है। यहाँ पे जो पढ़ाया है फर्स्टली उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके PYQs देख लीजिए, उस टॉपिक जो प्रिपेयर हो चुका है आपका वो, और कोशिश करिए कि आंसर राइटिंग भी साथ के साथ कर लें। क्योंकि अभी आप लोग उस स्टेज पे कि अच्छा अभी लग रहा है कि पहले प्रीलिम्स हो जाए, लेकिन जब प्रीलिम्स होता है तब पता चलता है अच्छा अभी तो भीड़ छटी है, अभी तो क्रीम उतरी है मार्केट में, तब लगता है कि कुछ प्रिपेयर ही नहीं था। तो कोशिश करिए कि आंसर राइटिंग साथ के साथ करिए। जो अपने यहाँ पे नोट्स लिखवाए जाते हैं उनको रिवाइज करिए, उनको अपनी बेसिक बुक से सप्लीमेंट करिए। कोई भी वैल्यू एडिशन करिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी है तो विजन का वैम आता है, वैल्यू एडेड मटेरियल, तो वहाँ से कोई भी टॉपिक होता है तो अपनी नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज मिलती है तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को, अपने नोट्स को एनरिच करते रहिए। बेसिक नोट्स वही रखिए लेकिन उसी में ऐड ऑन करिए,
बहुत ज़्यादा सोर्सेज फॉलो करने के बजाय अपने खुद के बेसिक नोट्स पे रिलाई करिए और उन्हीं में चीज़ ऐड ऑन करिए, ताकि और फोमो में मत जाइए कि अच्छा ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आप अगर PYQs भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि हाँ यार यही तो पूछ रहा है, ज़बरदस्ती का इतना मोटा मोटा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली, नहीं। यहाँ पे जो नोट्स होते हैं उसको अपने बेसिक बुक से सप्लीमेंट करिए, उनको रिवाइज करिए, आंसर राइटिंग करिए, PYQs देखिए। इतना ही होता है, ज़्यादा स्ट्रेस में या फिर हे वायर करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। तो जैसे कि सर ने बताया कि आप जब अपना फर्स्ट आंसर लिखते हैं तो बहुत ही परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं जो फर्स्ट आंसर लिखेंगे बहुत ही अच्छा लिखेंगे, बहुत ही धांसू लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने जब अपना प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि मेरे मल्टीपल प्रीलिम्स नहीं हो रहे थे, फिर 2022 में जब फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकला, उसके बाद फर्स्ट एथिक्स का टेस्ट लिखा था मैंने। वो टेस्ट मुझे 6 घंटे लग गए थे कंप्लीट होने में, और उसके बाद भी एक केस स्टडी रह गई थी क्योंकि अब हाथ थक चुका था, नहीं हो रहा था। तो ये तो होता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप वो 6 घंटे शुरुआत में दो, आपको पता तो चले कि स्टार्टिंग हो का रही है। आप बस ऐसे करते रहोगे कि नहीं बहुत समय लग रहा है, कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन सब से थोड़ा ऊपर उठ के बेसिक कंटेंट अगर प्रिपेयर हो चुका है, जैसे कि सर ने बताया कि सिलेबस स्पेशली फॉर मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सिलेबस के जो कीवर्ड्स हैं उन पे आपका एक बेसिक नोट्स तैयार होना चाहिए। एक पेज लीजिए, सिलेबस के उस वर्ड की हेडिंग डालिए, उससे रिलेटेड चीज़ें लिख लीजिए, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, प्रेजेंट में उसके लिए रिगार्डिंग क्या चीज़ें चल रही है, कोई रिलेटेड डेटा फैक्ट है कि नहीं, वो बस। उसके बाद धीरे धीरे आंसर राइटिंग करिए, उसको टॉपर्स कॉपी से सप्लीमेंट करिए, उनका देखिए कि वो कैसे लिख रहे हैं। मैं तो टॉपर्स कॉपीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी कि अच्छा उन्होंने कैसे लिखा है, कैसे नहीं लिखा है। और रही कि GS 1 और 2 की बात, तो GS 1 में ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री, सेकंड इज़ ज्योग्राफी, थर्ड इज़ इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री के लिए जो मेरे बेसिक नोट्स थे, जो मुझे क्लासरूम से मिले थे, वही मैंने फॉलो किए हैं। जनरली आपको क्लासरूम में मेंस ओरिएंटेड चीज़ पढ़ाई जाती है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड इतना नहीं होता है, तो वही मैंने फॉलो किया था। उसको आप अपने बेसिक फैक्ट्स और इन सबसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इस बार का अगर आप GS 1 का पेपर देखेंगे तो एंशिएंट मिडाइवल के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत बेसिक थे, बहुत फैक्चुअल थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों को पता नहीं था कि अच्छा इतना फैक्चुअल भी आ जाएगा, कि ऋग्वेदा के पोस्ट और प्री में डिफरेंस ही पूछ लेंगे सोसाइटी और इकोनॉमी में। तो अगर ये बेसिक NCERTs में है, आपको नोट्स में भी लिखवाया जाएगा, तो उनको अच्छे से करिए। सेकेंड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इस बार थोड़ा ट्रिकी था, फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टर्स जैसे क्वेश्चंस थे, तो उस वक्त अब हर चीज़ आपको नहीं आ सकती है, इस चीज़ को भी अपनाइए। किसी को, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं आया होगा एक्सेप्ट अभिषेक सर जिनका ऑप्शनली ज्योग्राफी रहा है, बट हम जैसे लोगों को तो नहीं आया था। बट उन्होंने थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि मैक्सिको के पास है, तो थोड़ा हमने उस चीज़ से खेलने की कोशिश करी कि अच्छा गल्फ ऑफ मैक्सिको होगा, तो थोड़ा उस तरफ हमने ले जाने की कोशिश करी थी। तो वो सब चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें भी आपको रैंडम क्वेश्चंस भी हैंडल करना तब आएंगे जब आप लिखोगे। अगर आप फर्स्ट टाइमर्स और ट्विस्टर का क्वेश्चन देखोगे तो आप उसको ऑल टुगेदर छोड़ दोगे, लेकिन मेंस में आप इन जनरल क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हो, मतलब आप छोड़ोगे तो आप बहुत पीछे रह जाते हो चीज़ों में। तो ज्योग्राफी के लिए जो भी आपके बेसिक नोट्स हैं, वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो आप ले जाते हो उस क्वेश्चन को। इसमें बहुत ही रैंडम चीज़ नहीं है। अगर रैंडम चीज़ आएगी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए आएगी, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ पे होती है जब सबको, ऑलमोस्ट सबको वो क्वेश्चन आता है और आपको नहीं आता, तब आप रेस से पीछे रहते हैं। रही इंडियन सोसाइटी की बात, तो अगर 2024 का पेपर देखें तो इंडियन सोसाइटी ने कम बैक किया है, 110 मार्क्स का आया है, जो यूजुअली 70-80 मार्क्स का आता था। तो इंडियन सोसाइटी में अगेन सिलेबस के वर्ड्स उठाइए, उनको अच्छे से करिए, उनके ऊपर नोट्स बनाइए। उसके लिए मैंने एक और चीज़ करी थी कि मेंस 365 आती है सोशल जस्टिस करके, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही रिलीज होती है। तो वहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे चैलेंजेस, न्यू कीवर्ड्स, वो वहाँ से मैंने बहुत रिलीजियसली उसको पढ़ा था, और वहाँ से मैं डायरेक्ट चीज़ें उठाती थी। तो वो सब चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने मेंस 365 के लिए ये किया था, ऑब्वियसली सप्लीमेंटेड बाय माई क्लास नोट्स, क्योंकि उनका भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो GS 1 के लिए तो ये है। GS 2 के लिए पॉलिटी इन जनरल लक्ष्मीकांत से हो जाता है, उसमें इशू नहीं आता। इशू आता है गवर्नेंस में, क्योंकि प्रीलिम्स तक अपन सिर्फ पॉलिटी पे फोकस करते हैं। गवर्नेंस के लिए आपको बहुत, और गवर्नेंस के क्वेश्चन भी बहुत अप्लाइड आते हैं,
उसको आप जनरली बस ऐसे ही पढ़ के चीज़ें नहीं होती हैं। और इस बार का GS2 का अगर आप पेपर देखोगे गवर्नेंस का, तो उसमें तो मतलब और भी पबैड की चीज़ें हिंट ऐसा टच आया है, थोड़ा एथिक्स का टच आया है, सिटीजन्स चार्टर जो ऑब्वियसली GS2 के सिलेबस में है, लेकिन वो यूजुअली GS4 में पूछा जाता है। तो वहाँ से आप फिर वो एथिक्स की चीज़ें गवर्नेंस में कैसे ऐड करेंगे, वो आया है, वो अप्लाइड चीज़ें आती हैं। और वो जब आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, अपने बेसिक नोट्स को रिवाइज करेंगे, टॉपर्स कॉपीज़ को देखेंगे, वो वहाँ से होती हैं। आप एक बार गूगल करके तो देखिए, कोई भी एक टॉपिक डालिए सिलेबस का, उस पर बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी, किसी भी कोचिंग का उठाइए, उसको नोट डाउन करिए और फिर ऐड ऑन करते रहिए। अगेन पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए फिर उसको भी मैंने मेंस 365 से सप्लीमेंट किया था। मेंस 365 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो वो मैंने करा था। एक और सब्जेक्ट आता है IR। तो IR इन जनरल इतना टिपिकल नहीं आता है, वो जो भी करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसी पे ही आता है। 4 क्वेश्चंस आते हैं, 9th और 10th और 19th और 20th, इतना क्वेश्चंस आता है। और वो जनरली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होता है। तो उसके लिए अगेन मेंस 365 और उसका कंटेक्स्ट जानने के लिए अपने जो भी बेसिक नोट्स है जो आपको क्लास में दिए गए हैं वही देखो। आपको लग रहा होगा कि बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बहुत कम सोर्सेज हैं, बट इतना ही होता है, पढ़ने को तो इतना ही होता है। बात आती है आंसर राइटिंग में कि आप उसको कैसे शेप दे रहे हो। आप उसको, अब हर कोई मेंस 365 पढ़ेगा, आंसर पढ़ेगा, आप कब मैप्स बना पा रहे हो, आप कब उसमें कीवर्ड्स ऐड कर पा रहे हो, आप कब उसमें किसी मिनिस्टर के S जयशंकर जी के द्वारा दी गई कोई कोट लिख पा रहे हो। वो इनोवेशन आपको बाय प्रैक्टिस आती है। 4th सब्जेक्ट आता है सोशल जस्टिस। अगेन मेंस 365 और बेसिक कंसेप्ट। सोशल जस्टिस और GS1 का इंडियन सोसाइटी इन जनरल अपन साथ में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरलिंकेजेस होते हैं चीज़ों में, तो वो आप चीज़ें कर सकते हैं। यही है बेसिक कोर्स जो मैंने फॉलो किया था। ऑनेस्टली आपके सामने ऐसे कैसे बताया मैंने। I'm Abhishek Sehra. First of all, I'll tell about my journey, and after that, we'll go phase by phase to pre-mains and interview. So, I was a BTech graduate from IIT Mandi, and I graduated in 2022. After that, I went to Delhi because it is a process, ORN. And within 2 days, I was back from Delhi to Jaipur because I understood that in that environment, I cannot study. So then I joined the Vision Jaipur Foundation course, and I was I was very punctual with the coaching. I visit here daily, and like I can count in my fingers that about the holidays how many I have taken. So you should, so the preparation, the major game is of consistency. And after that I failed my first prelims and from 1 marks in CSAT, being an IITian. So my one message to all is, don't take anything easy in this examination, because sometimes we are graduated in that subject and we think that I can do it, it's easy, there is no need to study. So that is a big blunder you are doing, because UPSC is a level playing field. Out of the examination hall you can think that you are well prepared, but within the inside the examination you all are equal. That I have particularly felt, because in examination hall what we have studied does not come. You also will feel that thing. So coming on the preliminaries, we all usually call that the prelim is factual, but and also some gives the example that prelims is factual. For example, in 2024 there was a question about the books, that who has written this book, and how many of you think that it was a factual question? That there were 2 books, that who wrote the Why Bharat Matters and the Indian Way. If you have saved the PYQs, who thinks that this question was a factual question? Please put up your hands. Okay. So this question was not actual factual, because it was from current affair. The Indian Way, in IR static portion, we usually read the Asian Way, which was the foreign policy of the Asian nations. And so from that we can decode that it is something related to the external affair ministry, and out of that we can find that only one option was there of Honorable Mr. Jaishankar. So such thing you have to apply on that point of time, because, and for that the cool mind is very important apart from your preparations. What I particularly did to cover my syllabus was I stick to my coaching notes and daily newspaper reading. That is very important. I would like to add over Mr. Sachi ma'am, Miss Sachi ma'am, she forgot to tell this, and apart from current affair magazine, you have to enrich your content with the
newspapers, and the static notes will suffice. And the main game in the preliminaries examination is your confidence, that how much you are confident, because no one knows what will come in the actual examination. In mains we can predict some particular topics, but pre is totally random according to me. So in that, the strategy I would like to suggest you is just read your topics from the statics, enrich with current affair, and first give the sectional test of that particular topic. Because in sectional, when you give the sectional test, आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है. तो so that becomes a very important thing. And after that only give the factual, the full length test. And giving the test is important. Sometimes we feel that first I'll cover the syllabus and then only I will write the test. This is a blunder, I think, because when I was doing the coaching, I can remember only 2%, me and one was my other friend. We only 2% give the test out of the whole classroom. Only 2% give the test. So that was a big blunder. And coming to the mains is bit more analytical. In mains, we have to, like, there are some topics in which everyone writes the same thing. For example, if a question comes on global warming, I think and everyone preparing for civil services know what the global warming is. But the nudge effect comes from that particular thing, that how you write the example and how you connect that topic to the current thing which is happening. For example, this time there was a question in GS1 regarding the cloud burst. So everyone knows what a cloud burst is, but the thing that creates the good impression in mind of examiner when he's checking that how you are connecting to the current relevances. For example, recently the Wayanad landslide happened. So citing that example in that question was a big thing, and I think it has provided a benefit for me because my GS1 marks were good. And for GS1 particularly, I would like to suggest you that give more and more examples, case studies, and the diagrams, because in GS1 we have so much like the gap to fill. For example, there is a geography and also the history part for art and culture. For example, there are some temple, just make the diagram of some temple architecture which you know. Means we cannot draw very good like that, it is in book, but some sort of a structure we can make. And in geography, for example, there was a question of the aurora borealis and aurora australis, so you have to make the diagram of that in that question. And the main game in mains is you have to prepare yourself to face those questions which you have never seen before the examination of whole of UPSC mains. So that is the big thing. You have to prepare yourself while giving the test in any institute which you are giving. So be prepared, prepare yourself. Your preparation should be aligned towards that direction कि मुझे ये question अभी दिखा है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, and how I'll deal with it. Because leaving the question in mains is a blunder. And what strategy I follow is I first do the question of from 11 to 20 because they are 15 markers, and then I shift to the question number 1 to 10, because if I lost the 15 marker question, that is a big more worst case than if I lost the 10 marks question. So that strategy I follow. You can do it if you feel comfortable in that. And if coming to the GS2, we can enrich that with some case studies or some recent relevant case, for example, and citing the committee names that you can easily find in the material of our coachings. For example, the mains fact sheet comes along with the mains 365, that is more efficient in that. Along with the mains 365, there comes mains 365 fact sheet. So it is more concise in that, so that will suffice. In GS3, you have to enrich it with your the current schemes which is running, and also the budgetary allocations and all. So it will create a positive impact on the eyes of the examiner, because for example, you are checking the 200 copies and you are seeing same line, so it will create like uneasiness कि क्या ही सबने सेम लिख रखा है. बट वो एक दो चीज अगर एक्स्ट्रा दिखती है तो दैट, और हर क्वेश्चन में अगर आधा मार्क्स भी ज्यादा मिल गया, जस्ट मल्टीप्लाइड विद 20, it will create a great gap, because when the result comes, it is just 2 to 2 marks which takes the ranks up and down. In GS4, if I talk about, I don't refer much of the notes. I stick to the toppers copy, because in GS4 it's totally our choice how we are going to deal with the questions, because they are case study and no one can teach you that what you will do in the particular situation. It is only you that you have to do it. So I stick to for format I stick to the toppers copy, and I have made one sheet for that. For example, if such case study comes, I'll cite these examples,
And what I will suggest is you should have to write your personal examples which you have seen. I do this very much. For example, in the GS1 geography, मैं वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा साइट करता था जो मैंने अपनी आंखों से देखा है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन हिमाचल फॉर 4 years. तो कोई भी क्वेश्चन अगर होम स्टेज इको टूरिज्म पे आता था तो मैं कुछ गांव जो विलेजेस थे वहाँ के लोकल उनको साइट करता था. और वो मुझे पता है कि ये एग्जाम्पल किसी और ने नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये मैंने मेरी विजिबल आई से देखा है. तो ऐसी चीज़ें अपने अपने आसपास अवेयरनेस रखो. कुछ चीज़ें हो रही है जैसे अपने राजस्थान का पिपलांतरी विलेज है राजसमंद में, वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपके GS2 के लिए. तो ऐसी अपनी लोकल चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें. Coming toward the essay is the only thing where you can utilize your knowledge as well as your character, जो आप प्रेजेंट करना चाह सकते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए. सो डोंट टेक ऐसे लाइटली. ऐसे की प्रिपरेशन बिल्कुल साथ साथ करें. एक्चुअली जो मैंने फील किया और जो मैंने भी किया है वो ये था कि ऐसे का हम लिखते नहीं है ज़्यादा ऐसे. नॉट इवन मेंस वी ऑल्सो राइट द टेस्ट पेपर. तो ऐसे पे थोड़ा सा फोकस करें. ऐसे का फॉर्मेट किस किस को जानना है अभी समय. जो मैं ऐसे का फॉलो करता था वो ये था कि आई स्टार्ट विद सम कोट. ये कोई फॉर्मूला नहीं है बट मोस्टली आई डिड दिस. अगर स्कोप नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ. आई स्टार्ट विद अ कोट एंड देन इन द इंट्रोडक्शन आई स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्टोरी. वो स्टोरी या तो मेरी खुद की बनाई होती थी या फिर सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू महात्मा गांधी जी एंड सम बिग ग्रेट पर्सनैलिटीज. आफ्टर दैट ऐसे में कनेक्टिंग पैराग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप एब्रप्टली किसी पैराग्राफ को एंड करके यू कैन नॉट स्टार्ट second para. It looks very abrupt. So I suggest you to have a connecting lines. For example, from here and now we'll start our essay and we'll discuss about some political social aspects of that. And after the introduction, just dive deep into the dimensions of that topic. For example, political, social, economical, and other dimensions. Like for example, in this year there were in first essay we have lot of things to do our creativity. So in that your knowledge as well as your character plays a role. And after that, after writing the dimension, you should have some counter arguments ready also for a particular topic. But it should not be that much कि वो equal हो जाए. 50-50% नहीं करना है. But you can write just 1 or 2 paragraphs regarding the counter arguments. And after that you can conclude it with a current relevance and also the way forward. That is very important. Conclusion is also very important because what happens, we write 10 to 10 pages and after that we feel a bit more tired and we just like to end it as we do in the mains normal GS questions. So that should not be done in the essay. Essay का conclusion भी बहुत ज़्यादा matter करता है. Even introduction and conclusions are the major part which you have to focus on. Personality test के बारे में भी should I discuss? So the personality test is mainly not a game of knowledge because till now your knowledge has been checked in the prelims and mains. So it is mostly how you show yourself as a person to the board members. So in that, some things to be taken care of is you should not lie or bluff because the person sitting to you, you don't know how much knowledgeable he is because he is some retired person and he has like you cannot match his knowledge in any case. So be original. If you have done something wrong, just admit, sir, I am wrong. So interview is mainly this game and do some mocks because it will prepare you to speak in that. Because what happens in our preparation, we are mostly alone and just sitting in our rooms. हमारी habit छूट जाती है वो बात करने की. तो fluency के लिए and all mocks की importance आती है. So I think I have done. बाकी आप अपने questions पूछ सकते हैं. How many of you are geography optional? So for geography optional, I would like to say this: please by heart your static notes, whatever from wherever you have taken. Please by heart that. Only after that you will able to do the interconnections. Because in the optional, the interconnections becomes very important. And the role of diagrams, case studies, example is at most in optional. GS में करना है, but optional में तो it is at most. अगर वो नहीं है तो you are out. And in geography or case studies also matter. And case study, and there is a difference between the case studies and example. I think you know that. And for paper 2, while writing paper 2, it looks like you are writing a GS. The questions look like it are of GS questions. They are so simple. And in these questions, the challenge comes that usko optional wale answers में कैसे लिखे. Same thing happened in anthropology this year and in geography. Other I don't know. I have not talked to my friends. But in geography and anthro, I know that the paper 2 was like that
क्वेश्चंस तो बहुत जीएस जैसे हैं, इनमें ऑप्शनल का क्या लिखा जाए। तो सोशियोलॉजी में भी यही हुआ था, मैम बता रही है। तो उसमें फिर आपकी इंटरकनेक्शंस काम आते हैं, दैट हाउ यू आर एबल टू इंटरकनेक्ट द टॉपिक, और जो कंसेप्ट आपने पेपर 1 में पढ़े हैं कंसेप्ट या फिर कुछ थिंकर्स के नाम, उनको आप जबरदस्ती कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन था कुछ रिगार्डिंग टू माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्वेश्चन मुझे लगता है सब लिख सकते हैं आप, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का तो हुआ ही नहीं, बट इन दैट अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन लिखाते उसका आंसर, वो उसमें मार्क्स नहीं मिलते। हमें उसको उस थ्योरी से कनेक्ट करना था। फॉर एग्जाम्पल उसमें रेवेंस्टीन लॉ लिखना था, लीज की पुश एंड पुल थ्योरी लिखनी थी। तो ऐसे आप अपने इंटरकनेक्शंस बढ़ाने हैं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। और टेस्ट बहुत ज़्यादा लिखने हैं। टेस्ट में मेंस वाले सब, मेंस में क्लब करके बोलूँ तो मेंस में पूरा खेल ही आपकी टेस्ट का है, क्योंकि इन दैट यू आर एबल टू एनालाइज योर सेल्फ कि मैं कैसे डील कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में लिखोगे, मुझे 4.5 घंटे लगे थे पेपर, पहला पेपर लिखने में। तो वो सबके साथ होने वाला है। 20 क्वेश्चन में से 20 के 20 भी क्वेश्चन नहीं होंगे किसी से भी स्टार्टिंग में, बट उसकी धीरे धीरे हैबिट लगानी है। अभी शायद आपके पास टाइम होगा थोड़ा सा 1 साल का, तो उसमें आप मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा सा टॉप मोस्ट रखें, क्योंकि अगर एक बार प्री क्लियर हो भी गया मान लो, फिर 3 महीने में ऑप्शनल और ये मेंस और प्लस आंसर राइटिंग के साथ करना मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है, बाकी आप जाने। तो बाकी मेंस को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखें जब तक आप दिसंबर तक हैं एटलीस्ट। उसके बाद आप अपने हिसाब से कि आप प्री में कितना कंफर्टेबल हैं उसके हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी दिसंबर तक मेंस में फ्लुएंसी लाना इज़ इम्पॉर्टेंट, और फ्लुएंसी लाने का एक ही तरीका है, आपको अपने नोट्स एनरिच करने पड़ेंगे, स्टैटिक पोर्शन पे कमांड होना चाहिए, और आंसर राइटिंग। क्योंकि आंसर राइटिंग से आपको ये चीज़ का सेंस मिलता है कि कभी कभी हम, अब जैसे हर पेपर में मैं बोलूँ तो 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लिख सकते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी को भी नहीं पता इन रियल यूपीएससी मेंस। बट वो क्वेश्चनों को डील करना उस कंडीशन में, उसकी हैबिट आपको टेस्ट सीरीज से ही लगेगी मेंस की। तो इसलिए मेंस की आंसर राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, इस पे मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग के भी एक अपने अपने लेवल हैं। कोई ऐसा सोचता है कि मैं पहले कंटेंट एनरिच करूँ उसके बाद लिखूँ, या फिर एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि मैं पहले उसको टाइम फ्रेम में कंप्लीट करूँ, फिर धीरे धीरे मैं उसमें हैबिचुअल हूँ कि मैं कंटेंट को कैसे लिखता हूँ, डायग्राम कैसे बनाता हूँ। तो ये आपका अपना कंफर्ट होगा कि आप इन दोनों वेज में से कैसे प्रोसीड करते हैं। और बाकी क्वेश्चन क्या था आपका फर्स्ट? डेली आंसर राइटिंग के लिए मेरा मानना ये है कि उस पर आपको थोड़ा सा लाइट लाइट रहें, पीवाईक्यूज पे ही फोकस करें। और बाकी आप जैसे फाउंडेशन स्टूडेंट हो तो आप संडे टू संडे मेंस का टेस्ट लिख सकते हैं। अब डेली आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी एक साथ वो 20 क्वेश्चन लिख देंगे, तो वो उसका थोड़ा सा बेटर इफेक्ट होगा, और उसका आपको एनालिसिस भी होके आएगा कि कहाँ गलती हुई। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डेली पीवाईक्यूज कर सकते हैं एक दो, और बाकी आप संडे को अपने टेस्ट दे सकते हैं सेक्शनल जो मेंस के होते हैं। जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि वो फाउंडेशन कोर्स के साथ हमें एटलस करवा दी थी पूरी, जो शायद आपको भी करवाया होगा। और फिर उसके बाद जैसे आपके पास कम टाइम बच रहा है, जैसे अभी जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं 25 मई को, अब उनके पास टाइम नहीं है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो करंट में रेलिवेंस है उन चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ बाहर आया तो हमने एटलस पढ़ी रखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे करंट में भी रशिया यूक्रेन है, इसराइल है, M23 रेबेल हुए थे, तो कॉन्गो भी, रवांडा भी, तो इन सब के नेबरिंग कंट्रीज हो गए। तो हम ऐसे डिकोड कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो गए जो करंट रेलिवेंस के हैं। बाकी एज अ, अब सिलेबस कवर करने के लिए एटलस पे कमांड तो ज़रूरी है कि कोई अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे डील होगा। बाकी करंट अफेयर से आ गया तो वो तो सब कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ होती है सारे नोट्स में, करंट अफेयर्स बुक मैगजीन्स में। तो अपने नोट्स पे स्टिक रहें, और एक बुक जैसे आप एम लक्ष्मीकांत करते हैं तो वो कर लीजिए। बाकी एक बेयर एक्ट होती है, बेयर एक्ट वाली आती है, थोड़ा सा उस पर रीड कर लीजिए। बाकी उसमें अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप एम लक्ष्मीकांत पे स्टिक रहें, और रिविजन्स ज़्यादा रखें। मैं तो बोल रहा हूँ 2 से ज़्यादा ही रखें, 2 तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे 2 रिविजन्स में, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिविजन्स रखें, लाइक 4 to 5 अप्रॉक्स। अच्छा, इसका रीज़न ये था कि ऑप्शनल इंटरेस्ट के बेस पे होता है, एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द ऑप्शनल आई वाज इन हिमाचल ओनली।
So I started some NCRT सब NCRTs, तो मुझे उसमें एसेंस मिला कि जो चीज़ मैं किताब में पढ़ रहा हूँ वो चीज़ मेरी आंखों के सामने है, मेरे कैंपस के बगल में से रिवर मियंडर कर रही है, इंटरलॉकिंग स्पर्स मुझे मेरी बालकनी से दिख रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टिंग हुआ, फील हुआ। तो मैं, और मुझे मेरा फिर एक बेनिफिट मुझे ये भी हुआ कि मैं एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लिख पाता था, तो उस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हुआ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल एज ए ठीक रहेगा। अब हम सब कुछ सोचते हैं कि ये ऑप्शनल गंदा परफॉर्म कर रहा है, ये ऑप्शनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस बेस पे थोड़ा सा ना सोचें। मुझे ये कोई स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज पहले लोग बोलते थे कि जब मैंने स्टार्ट किया था कि ज्योग्राफी मत लेना, बट अब सब बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उस बेस पे किसी की कंसिडरेशन मत लें, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ऑप्शनल वही होना चाहिए, या जिसका मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो। मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि हमें हमारा रिवीजन का भी टाइम मैनेज करना होता है, हम जो टेस्ट नेक्स्ट वीक संडे को देने जा रहे हैं उसका भी टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो हमारी क्लासेस सुबह हुआ करती थी, तो जैसे आपकी भी शायद सुबह ही होती होंगी, तो उसमें आप फिर अपना स्लॉट्स को ऐसे थोड़ा सा फिक्स रखें कि और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, क्लास से छूटे सीधा घर या रूम। तो फिर वहाँ जाके अपना टाइम स्लॉट्स बनाएं कि 2 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, क्योंकि अगर आप टाइम स्लॉट्स बनाओगे उसमें आपको ईजी रहेगा और आपको थोड़ा सा फिजिबल लगेगा, क्योंकि एब्रप्टली पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये रह गया ये रह गया। टाइम स्लॉट्स रखेंगे उसमें थोड़ा सा फिजिबल रहेगा। बाकी ये है कि मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स तो अपने लिए पर्सनल निकालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस को कंसिडर उस चीज़ में नहीं करना है कि आप क्लासेस के भी आवर्स गिन रहे हो इसमें, जो अभी मैंने बोला है ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इतना टाइम तो लगता ही है, जो मैंने देखा है, मेरे दोस्त भी हैं या मैं खुद भी हूँ, कि इतना टाइम तो रिक्वायर्ड है। अगर आपकी प्रेपरेशन आपको 1 साल के अंदर बेस्ट करनी है तो मिनिमम इतना टाइम तो ज़रूरी है। नेक्स्ट। हाँ, तो इसी चीज़ पे मैंने बताना चाह रहा था आपको कि इस चीज़ की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ असली एग्जामिनेशन में हॉल में भी होने वाली है, कि आपको यहाँ कंफर्टेबल होना पड़ेगा टेस्ट के साथ, क्योंकि ये गलतियाँ सब करते हैं, कि सबके साथ होती थी, मेरे साथ भी होती है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देना, या फिर बाद में सोचना कि नहीं यार उसमें तो ऐसे भी सोच सकता था। तो इसी चीज़ के लिए आपको डेवलप करना है और बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे ये चीज़ आपके हैंड में उतनी ज़्यादा आती जाएगी। और बाकी प्रीलिम्स में कूल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस्ड होते हैं तो भी आता हुआ क्वेश्चन हम लूज कर देते हैं, तो एक वो बड़ी चीज़ है जिसको आपको फोकस करना है। ये क्वेश्चन की मिनिमम और मैक्सिमम कितने करने चाहिए ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि असली एग्जाम में एटलीस्ट 80 तो हो, 80 या 75 अबव, क्योंकि अगर उससे हम कम करते हैं तो जितने कम करेंगे उस चांसेस आप खुद ट्राई करके देखना कम होते जाएंगे। तो मैं 80 रखता था मिनिमम, और जैसे इस बार 2024 में मैं कुछ 87 करके आया था, 87 88 के अप्रॉक्स। जैसे मेरे मेंस से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि GS3 में सबका लो था, सबके लो साइड मार्क्स आए हैं उस पर मैं, ठीक है, मैं GS3 एक थोड़ा सा वीक पोर्शन रह गया, और बाकी इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव कर सकता था। बाकी मेंस में मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से। इंटरव्यू में ये था कि मुझे थोड़े से मेरे आंसर्स थोड़े से कंप्रेस करने थे, थोड़े से रिफाइन करने थे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि टेल अस अबाउट योर UPSC जर्नी, तो वो मैं ऐसे बता नहीं सकता इतनी लंबी, तो वहाँ थोड़ा सा एक जो, और वो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो एक वहाँ थोड़ा सा शायद गड़बड़ हुई। प्लीज। मेंस के लिए मेजरली ये होता है कि हमें जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, प्लस उसके एडिशन में आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा चीज़ों पे जो फोकस करना है वो ये है कि आपको एग्जांपल्स लिखना है, आपको केस स्टडीज डालनी है, आपको डायग्राम बनाना है, आपको डेटाज लिखना है, जो भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के कुछ भी हैं, और उनको साइट कोट करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अंडरलाइनिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको फिर आप ऐसे करें कि जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं वो तो आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए, उसके अलावा आप जो भी सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल विजन, पीटी भी एक अच्छा सोर्स है, उसके लिए, सॉरी पीटी नहीं, मेंस 365 की फैक्ट शीट आती है एक, वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगी, वो एक अच्छा सोर्स है कि वो चीज़ें एग्जाम्पल या डेटा आपको कहीं लिखना है तो वो। बाकी न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस का वो एक एक्सप्लेन्ड वाला पोर्शन आता है, वहाँ से आप कुछ उठा लीजिए, वहाँ जो आपको दिखता है जो रेलिवेंट है,
तो ये सब चीज़ों से आंसर एनरिच कर सकते हैं आप मेंस के। पर न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता था ये चीज़, और वो थोड़ी सी टायरिंग प्रोसेस भी लगता है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप बाकी न्यूज़ फास्ट फास्ट पढ़ लें जो भी आपको लग रही है, और जो मेन न्यूज़ लग रही है आपको अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लें। वही चीज़ आपको कहीं किसी मैगजीन में दिख रही है तो उसको वहाँ से एनरिच कर लें, मतलब वो दोनों चीज़ें से वेरीफाई करके आप मतलब उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो वो एक प्रोसेस थोड़ा सा लाइट हो जाता है। थैंक यू। देखो, क्वेश्चन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बिल्कुल जीरो आता हो उसके बारे में। अब जीरो आ रहा है तो फिर प्रेपरेशन में कहीं गड़बड़ है, तो हमें वही कि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल ऑरोरा बोरेलिस ये वाला क्वेश्चन था इस बार, सबको पता है वो लाइटें नॉर्वे वॉर्वे होती है, बट इस नाम से नहीं पता थी। ये नाम जैसे मैं बताऊं मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मुझे रील में दिखाता है कहीं किसी में इस नाम से, ऑरोरा बोरेलिस से, तो वो वहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने। ट्विस्टर जैसे मैम ने बताया था कि किसी को नहीं आता ट्विस्टर, और जैसे मैम ने मेरा बोला कि मैंने कर दिया, मैंने ढंग से नहीं कर पाया था ज्योग्राफी ऑप्शन होने के बाद भी वो क्वेश्चंस, क्योंकि हम ऑप्शनल में भी ट्विस्टर नाम की चीज़ें, मतलब ये थोड़ा सा करंट रिलेवेंट ज़्यादा हो चुकी है ये चीज़ें। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा डायनामिक चीज़ होती है, और उस पर आपको प्रिपरेशन आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसको स्टैटिक से कनेक्ट करें और उसी को फिर चीज़ों को करंट से रिलेट करें। फॉर एग्जांपल ये ऑरोरा वाला क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपका करंट कुछ हुआ हो रिगार्डिंग टू मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उस रिगार्डिंग, तो ये बोलना चाहिए। जी जी जी। क्या चीज़, रिपीट प्लीज। नहीं नहीं, वो जो स्टोरी और वो एग्जाम्पल है वो एक ही चीज़ है। हाँ, वो पूरा इंट्रो का ही पार्ट है, फिर उसके बाद वो कनेक्टिंग लाइन आएगी कि फ्रॉम जो डायमेंशंस है। जी, एक्सैक्ट। वो थोड़ा सा एग्जाम्पल फेमस होना चाहिए, बिल्कुल वो भी नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसा एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो किसी को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई राजस्थान में से है तो हम पेपलांत्री विलेज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा वेरीफाइड एग्जाम्पल हो गया, और हमारा लोकल का ही एग्जाम्पल हो गया जो आपकी नज़रों में है। तो इस टाइप का वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं, वो भी बैकफायर कर सकता है। और जो अपने नोट्स और अपने जो सोर्सेज हैं इनको थोड़ा सा कंसाइज रखना है। फॉर एग्जांपल आप कोचिंग के नोट्स लिख रहे हैं तो एक तो ये अपन को रेफर करना है, दूसरा एक स्टैटिक जो भी बुक हो गई, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत हो गई, तो ये। अब इन दोनों के बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, उसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ कौन सा पोर्शन वीक रह रहा है। उसके बाद अगर आपको कुछ जो प्रिंटेड मटेरियल मिला है उसमें अगर कुछ लगता है कि मैं एनरिच कर सकता हूँ कर सकती हूँ, तो उसमें से देख लें, बट बहुत लाइटली। बाकी आपके नोट्स और स्टैटिक बुक सफाइस कर जाएगा मेरे हिसाब से, जो मैंने फॉलो किया था। नहीं नहीं, रिवीजन तो आपके मल्टीपल होंगे। आपके स्टैटिक्स जो आपने नोट्स बनाए हैं वो उसका भी रिवीजन करना होगा, जो आप टेस्ट में जो आपकी आंसर की आएगी उससे भी आपको जो अपना कंटेंट एनरिच करना होगा, और इन दोनों तीनों चीज़ों का आपको मल्टीपल बार बार इसको करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद, ताकि भूल ना पाए। एक्चुअली जो हमारा एम है वो बुक पढ़ना नहीं है, हमारा एम है सिलेबस कवर करना। जो सिलेबस में है वो हमें आना चाहिए, और जहाँ जहाँ से जो ऑथेंटिक चीज़ है वहाँ से आना चाहिए। अब जैसे कि मैंने जो किया कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मुझे एकदम इस फील्ड में आने के लिए थोड़ा सा वो एक वैक्यूम था, तो उस वैक्यूम को एनसीईआरटी ने फिल किया, तो मैं धीरे धीरे एनसीईआरटी ने फ्लो मेंटेन किया, उसके बाद मैं स्टैटिक पे आया। आप उसके बाद मैं सॉरी नॉर्मल जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पे आया।
अगर आप पहले उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपकी ह्यूमैनिटीज़ में है, तो आप पहले बुक्स पढ़ सकते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बट एनसीईआरटी का प्री में थोड़ा सा रोल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटीज़ में से भी देखने को मिलते हैं। तो एट दी एंड पढ़ना दोनों ज़रूरी है, बाकी जो पहले कौन सी पढ़नी है वो आपका पर्सनल चॉइस होगी। साइकोलॉजी के बारे में नो आइडिया, सॉरी। नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है, कितने लोगों का नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है? नेक्स्ट ईयर अगर अटेम्प्ट है मतलब तो उनको किस तरीके से पूरी टाइमलाइन फिक्स करनी है कि ऑप्शनल कब तक हो जाए, जीएस अकॉर्डिंग टू मी कि दिसंबर तक आपका ऑप्शनल प्लस मेंस आंसर राइटिंग के साथ प्रिपेयर्ड हो। अब वो उसमें टाइमलाइन कि आप अपने फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं विद आंसर राइटिंग, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को कैसे करते हैं टिल दिसंबर। बट द मेन जो मोटा मोटा सा टाइम फ्रेम है कि मेंस रेडी होना है दिसंबर तक, फिर उसके बाद जो एनरिचमेंट बचेगा वो जनवरी फैब में, फिर उसके बाद टोटली प्री पे आना है। और एक सी सेट को लेके मैं थोड़ा सा एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि डोंट गो इन द एग्जामिनेशन हॉल विद सम प्री कंसेप्ट नोशन कि मैं सिर्फ आरसी करके आऊँगा या फिर मैं सिर्फ मैथ्स करके आऊँगा। तीनों पोर्शन आपके इन हैंड में होने चाहिए, और फिर वो एग्जामिनेशन हॉल में देखना कि पेपर किसके अकॉर्डिंग है। हम एक पोर्शन करके गए और क्या पता वही हार्ड आ गया, जैसा कि हुआ था कि 23 में मैथ्स पोर्शन हार्ड थी, बट रीजनल कॉम्प्रिहेंशन वो आरसी बहुत ज़्यादा इजी थे। अगर तो ये हर साल होता है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ था, इस बार मिक्स था, शायद आगे हो। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि कोई अपनी स्ट्रेटजी ऐसी ना बनाए कि मैं सिर्फ इस पोर्शन को करके जाऊंगा और यही एग्जाम में करके आऊंगा। मोस्टली ये है। ऐसे एथिक्स मेंस ऑप्शनल आपका दिसंबर तक आपका सिलेबस के साथ आंसर राइटिंग के साथ रेडी होना चाहिए। जनवरी फेब में आप उसको एनरिच कर सकते हैं कि आप कुछ नए करंट अफेयर्स या फिर अपने डायग्राम के साथ जो फ्लो आता है मेंस आंसर राइटिंग का, वो जन फेब में आप उसको थोड़ा सा एनरिच कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेंस टच नहीं करना है, उसके बाद आपको पूरा प्री पे फोकस होना है। माई ऑप्शनल स्ट्रेटेजी वॉज फर्स्ट थिंग आई डिड इज बाय हार्डिंग माई नोट्स। जो भी मेरे कोचिंग नोट्स थे उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से लर्न किया, लिटरली लर्न किया कि अगर कुछ भी मुझे दो चीज़ को भी अगर ज्वाइन करनी हो तो उसको कैसे कर पाऊंगा मैं, कि कोई भी दो टॉपिक हो और उसका कुछ कंबाइन मुझे करना हो वो कैसे कर पाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जो जो टॉपिक आपने स्टैटिक में पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग हम करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं, और उनको मतलब उस उन टॉपिक्स के करंट अफेयर आप कैसे निकालते हैं। तो एक वो चीज़ कीजिए, हर टॉपिक जो लिख रहे हो उसके आगे आप अपने करंट अफेयर से जो भी एग्जाम्पल केस स्टडीज़ हैं उनको उनको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है ये सब करने के बाद कि मेंस आंसर राइटिंग का। अब ये जो दो काम किए हैं ये आपको एज इट इज़ करना है आंसर राइटिंग में। प्लस आंसर राइटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो हमने शायद कभी नहीं देखे बट उसके आसपास होंगे। और ऑप्शनल में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के देखेंगे लास्ट 2-3 पेपर, वो लगता है ऐसा है कि पूछ कुछ रहे हैं बट उनका आंसर कुछ अलग होता है, और टॉपिक वही होता है, टॉपिक सेम होगा बट उसमें हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर तो वो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा हैबिचुअल करें। मैं चलिए इसलिए मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा था कि दिसंबर तक आपको मेंस रेडी होना है, क्योंकि अगर आप प्री क्लियर हो गया और आपने मेंस दिया है तो आप उस गैप में सिर्फ मेंस करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो नहीं पाएगी। मेंस का रिजल्ट आएगा दिसंबर में, अब ना आप अपना मेंस ढंग से कर सकते हैं और आपके दिमाग में टेंशन होगी तो वो अगला अटेम्प्ट भी अफेक्ट करेगा। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि टिल दिसंबर जनवरी मेंस बिल्कुल रेडी हो कि एक बार प्री निकला तो फिर मेंस भी निकलेगा इस लेवल तक की। जी। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो एक सब्जेक्ट एक टाइम पे करना है या दो सब्जेक्ट एक टाइम पर करना है, मतलब कि अभी हिस्ट्री पढ़ रहा है तो पॉलिटिक्स के साथ करना है या फिर किसी बड़े सब्जेक्ट के साथ छोटा सब्जेक्ट करना है, मतलब एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट करना है या दो सब्जेक्ट ले सकते हैं?
ये अपना पर्सनल कॉल होता है, क्योंकि मुझसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े नहीं जाते, तो मैं एक ही सिंगल करता था, जैसे कि मैं पॉलिटी खत्म करूंगा फिर मैं कुछ और लूंगा। अब आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं कि आप पहले दो दो तीन तीन सब्जेक्ट आप पर डे हैंडल कर सकते हैं, तो आप उस पर कीजिए। ये आपके पर्सनल कॉल है कि आप कंफर्टेबल कितना होंगे किस चीज़ में। दोनों ट्राई कर लीजिए, बेस्ट ये रहेगा। आप जिस चीज़ में फिर आप कंफर्टेबल हैं वो कीजिए। जी। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने तो क्लास नोट्स और स्पेक्ट्रम रेफर किया था, बट वो थोड़ा बल्कि बोलते हैं आजकल, बट स्टिल आई विल स्टिक टू दैट। ऑप्शन कंसिस्टेंट रखिए, केस को चेंज करिए, ऑप्शन को आप ऑप्शन या कंसिस्टेंट रखना, जैसे केसेस माई स्ट्रेटेजी वॉज ऑल्सो सेम रिगार्डिंग दैट कि पहले मैं फोकस ऑप्शनल पे ज़्यादा रखा जाता था, जैसे कि क्लास में कुछ पढ़ा, जो पढ़ाया नॉर्मल जीएस का वो एक दो घंटे में फटाफट रिवाइज कर लिया और बाकी टाइम ऑप्शनल को दिया जब तक ऑप्शनल में कंफर्टेबल नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोनों इक्वल इक्वल पे रखा था, यही था। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि if you would ask question, that's right. आपकी स्टेट मैंने किया था 2023 अटेम्प्ट के बाद, मैं आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ शिफ्ट हो गया था और उसका सिलेबस मैंने थोड़ा सा डीपली पढ़ा और वो भी मेरा शायद इंटरव्यू है, अब तो देने जाऊंगा नहीं, बट उस चीज़ ने थोड़ा सा एनरिच ही किया था मेरे सोर्सेज को। फॉर एग्जांपल जो मेरा एथिक्स पार्ट था या फिर वो उस चीज़ ने थोड़ी सी मेरी प्रिपरेशन को एनरिच ही किया था, बट वो हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो मैं वो अभी इस टाइम सजेस्ट नहीं करूँगा आपसे कि आप अपनी यंग एज में ये चीज़ करें, बट बाद में कभी हो तो यू कैन ट्राई, जब आप यूपीएससी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं कि आपका पूरा सिलेबस प्रिपेयर्ड है, आपका मेंस प्रिपेयर्ड है, आपका प्री प्रिपेयर्ड है, फिर आप सोचें। बाकी ये थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है। नहीं 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 नहीं, अब नाउ आई एम सेटल्ड आई थिंक। हाँ, जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो जीएस में आपकी ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। जैसे कि मेरा ज्योग्राफी था तो मुझे जीएस के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने मतलब मैं बुक सोर्स अपना बता नहीं सकता कि मैंने जीएस के लिए ज्योग्राफी के लिए क्या किया, तो वो वही सफाइस किया। तो हाँ, सारे ऑप्शनल जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो आपके जीएस में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे ही, चाहे वो GS2 हो या फिर GS3 हो, जो भी आपका ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, वो एक आंसर राइटिंग का वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि आपको ऑप्शनल में अपने थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर लिखना पड़ेगा। आपको थिंकर्स या फिर जो भी आपके जो डेटाज हैं या फिर एग्जांपल्स हैं वो आपको ऑप्शनल में थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। बाकी जीएस इज मोर ऑन अ लीनियंट साइड कि वहाँ आप थोड़ा सा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको ही डील करें और वही प्रॉपर एक फॉर्मेट जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला। हाँ, वो चीज़ एक रिवार्डिंग चीज़ होती है एग्जामिनर, मतलब वो उसको पॉजिटिवली देखा जाता है, तो वो उसमें आपको करना ही है। पर वो चीज़ कब हो पाएगी जब आपका स्टैटिक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो और करंट अफेयर पे आपका एक वो हैंड हो, तो उसके बाद आप मेंस आंसर राइटिंग में कंफर्टेबल होने के बाद ये चीज़ होती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको करना है। जी।